हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल सैपलिंग्स। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पावलो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। टीचिंग एग्जाम से लेके क्वालिफाइंग एग्जाम्स में भी आता ही आता है। मतलब डीएलएड, बीएड, एमएड और जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं क्या होती है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो। चलो, तो पावलो ने कौन सी थ्योरी दी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो इवान पावलो का पूरा नाम था इवान पेट्रोविच पावलो। ये कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, ये एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर थे। ठीक है, और ये रिसर्च इन्होंने करी थी 1886 के आसपास। और इसी रिसर्च के लिए, इसी एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1904 में। हालांकि ये 1901 में, 2 में, 3 में तीनों साल नॉमिनेट थे नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन नोबेल प्राइज मिला इनको 1904 में। क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने डाइजेस्टिव प्रोसेस पे स्टडी करी थी कि किस तरह से डाइजेशन होता है, किस तरह से गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, किस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है इसमें। तो इस थ्योरी को कहते हैं पावलोनियन कंडीशनिंग थ्योरी, लर्निंग बाय कंडीशनिंग, और कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी या रिस्पॉन्डेंट थ्योरी भी कहते हैं इसको। ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो सभी याद रखना आप। चलो, अब इन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा कि जो भी लर्निंग है, जो भी अधिगम है, वो होता क्यों है? वो इसलिए होता है कि इंटरनल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं, मतलब आंतरिक या शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं पर्टिकुलर स्टिमुलस देखने के बाद। हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस होती हैं, और उसी के चलते हम जो भी लर्निंग है, जो भी अधिगम है, सीखते हैं। ठीक है, आप खुद सोच के देखो, अगर आप पढ़ रहे हो ये वीडियो, तब भी आपके अंदर कोई ना कोई इंटरनल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो रहा है उसके पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए। स्टिमुलस को हिंदी में कहते हैं उद्दीपन। इन्होंने एक और बात प्रूव करी कि जब हम आर्टिफिशियल स्टिमुलस को, मतलब कृत्रिम उद्दीपन को अगेन एंड अगेन यूज करते हैं, एसोसिएट करते हैं नेचुरल स्टिमुलस के साथ या प्राकृतिक उद्दीपन के साथ, तो क्या होता है? आर्टिफिशियल स्टिमुलस इतना पोटेंट होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या बेसिक प्रिंसिपल है? इसके लिए बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हमें आर्टिफिशियल स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट करके प्रेजेंट करना होगा, ताकि ऑर्गेनिज्म को लगे कि भाई दोनों लिंक हैं और इसके बाद हमें नेचुरल चीज मिलेगी, तभी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर मॉडिफाई होगा। अब कंडीशनिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? कंडीशनिंग का मतलब होता है बेसिकली प्रैक्टिस करना, अनुबंध करना। अनुबंध किसके लिए? कि पर्टिकुलर सिचुएशन पे पर्टिकुलर रिस्पॉन्स दिया जाए। ठीक है, तो कंडीशनिंग बेसिकली क्या है? एक तरह की लर्निंग है जिसमें हम पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन होती है, स्ट्रेंथन करते हैं, और टाइम के साथ वीकन भी करते हैं अगर पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स नहीं देना है तो। ठीक है, और अगर देना है तो हम रिस्पॉन्स को फॉर्म करते हैं, उसे और ज़्यादा मजबूत करते हैं, और जब भी पर्टिकुलर स्टिमुलस आता है, पर्टिकुलर उद्दीपन आता है, हम उसी तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। अगर ये रिस्पॉन्स इसके लिए सही नहीं है तो हम इसको वीक कर देंगे, कमज़ोर कर देंगे, और फिर कोई और रिस्पॉन्स करेंगे पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए। ठीक है, देखो, आपने बहुत जगह सुना होगा कि प्लेयर्स की या एथलीट्स की कंडीशनिंग हो रही है। तो कंडीशनिंग का मतलब क्या है? उन्हें असली सिचुएशन के लिए तैयार किया जा रहा है। सोल्जर्स, जो भी डिफेंस पर्सनल्स हैं, फायर ब्रिगेड में लोग हैं, पुलिस में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, तो उनकी टाइम टू टाइम मॉक ड्रिल चलती रहती है। मॉक ड्रिल का मतलब क्या है? कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अच्छे से पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देना सीख जाएं, कि जब भी रियल सिचुएशन आए तो वो रियल रिस्पॉन्स दे सकें, उसी तेजी के साथ, उसी स्पीड के साथ। आई होप आप समझ गए होगी कि कंडीशनिंग का ओवरऑल मतलब क्या है। चलो, अब इनके एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था? तो इन्होंने जो भी नेचुरल स्टिमुलस था, इस केस में क्या था? फूड था। ठीक है, फूड को रिप्लेस कर दिया था बेल के साथ। मतलब खाना देखने के बाद नॉर्मल सी प्रोसेस है ना, कि मुंह में पानी आता है, तो डॉग के मुंह में भी पानी आता था, लेकिन उन्होंने इस बेल को इस फूड के साथ इतना कनेक्ट किया कि बेल की घंटी सुनने के बाद ही डॉग के मुंह में पानी आने लगा, उसके मुंह में सैलिवेशन होने लगा। चलो, देन इनके फेमस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने डॉग का यूज किया था। ठीक है, डॉग के गले में, थ्रॉट में एक होल बना दिया था, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे होल कर दिया था, पाइप कनेक्ट कर दी थी कि जब भी लार आए, पानी आए या सलाइवा आए,
तो उसको मेजर किया जा सके कि कितना सलाइवा आया है खाना देखने के बाद, क्योंकि वो डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्टडी करना चाहते थे और स्टडी ये करना चाहते थे कि किस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम इस पे एक्ट करता है, किस तरह से गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं। ठीक है। और एक्सपेरिमेंट से पहले कुत्ते को खाना नहीं दिया जाता था, क्योंकि भाई अगर खाना दिया जाता तो इसका पेट फुल होता और खाना देखने के बाद हो सकता है ये उतने अच्छे तरीके से सलाइवा ना प्रोड्यूस करता। ठीक है। तो जब भी एक्सपेरिमेंट करना होता इसको खाना नहीं दिया जाता था और इसको बिल्कुल साउंड प्रूफ कमरे में रखा गया था कि इसको और कोई बेल ना सुनाई दे। चलो अब हुआ क्या, इस स्टेप को अच्छे से देखना। अगर ये स्टेप अच्छा क्लियर हो गया तो आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखो अब यहाँ पे हड्डी क्या है, खाना क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है या नेचुरल स्टिमुलस है। तो जब नेचुरल स्टिमुलस देखेगा कुत्ता तो उसके मुंह में नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा, जो कि अभी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, यूसीआर है। ठीक है। चलो देन है बेल बजाई गई, जो कि यहाँ पे है कंडीशनड स्टिमुलस, सीएस है, या आर्टिफिशियल स्टिमुलस कह सकते हो आप। जब कंडीशन स्टिमुलस दिया गया तो अब थोड़ी ना कुत्ता सलाइवा सेलिवेट करेगा या उसके मुंह में पानी आएगा, क्योंकि ये खाना तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पे सलाइवा नहीं आया। चलो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि घंटी बजाई, उसके तुरंत बाद अनकंडीशन स्टिमुलस या नेचुरल स्टिमुलस दिया गया, जो कि है खाना। अब कुत्ते ने अनकंडीशन रिस्पॉन्स दिया, मतलब उसके मुंह में पानी आया, क्योंकि यहाँ पे खाना है। ठीक है। अब यही एक्सपेरिमेंट बहुत बार दोहराया गया। घंटी बजाई, खाना दिया, कुत्ते के मुंह में पानी आया, घंटी बजाई, खाना दिया, कुत्ते के मुंह में पानी आया। लेकिन अब क्या हुआ, जब घंटी बजाई तब भी कुत्ते के मुंह में पानी आया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल स्टिमुलस या जो कि कंडीशन स्टिमुलस है, हमने इस कंडीशनड या आर्टिफिशियल स्टिमुलस के लिए कुत्ते को बिहेव करना सिखा दिया, कुत्ते को रिस्पॉन्स करना सिखा दिया, और इस रिस्पॉन्स को कहते हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स। मतलब यहाँ पे जो डॉग है वो कंडीशनड हो गया, हमने प्रैक्टिस के द्वारा डॉग को कंडीशन कर दिया, कंडीशनिंग कर दी हमने इसकी। तो ये प्रोसेस बहुत ही ईजी है, इसको अच्छे से याद रखना। चलो अब इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे इन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए, कुछ सिद्धांत दिए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, घंटी की रिंग, मतलब जो भी बेल की रिंग है उसकी साउंड है। ठीक है। वो सेटेबल होनी चाहिए, ना ही बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है, और ना ही बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कम होगी तो उसे सुनाई नहीं देगी, ज़्यादा होगी तो वो डर के भाग जाएगा और अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये रियल लाइफ में भी अप्लाई हो सकता है। चलो देन है रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे क्या है, हमने बेल के साथ कुत्ते को खाना दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रिवॉर्ड है या रीइंफोर्समेंट है। तो ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस के साथ रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट देना जरूरी है ताकि ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स दे सके। चलो देन आते हैं साइमल्टेनियस स्टिमुलाई, मतलब दोनों स्टिमुलस साथ में दिए जाने चाहिए। साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ। सपोज करो बेल हमने अभी बजा दी 1 बजे और खाना दिया हमने उसे 2 बजे। ठीक है। तो ये साथ साथ नहीं है, डॉग या कोई भी इसको लिंक नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो दोनों स्टिमुलाई का साथ में देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक लिंकेज बना सकें ऑर्गेनिज्म या डॉग। एक्सपेरिमेंट की बात चल रही है अभी। चलो देन आते हैं एक्सटिंक्शन। तो इन्होंने और भी ज़्यादा स्टडी करी और 1927 में इन्होंने पाया कि अगर हम घंटी के बाद खाना नहीं देते हैं तो जो भी कंडीशनिंग हुई थी, जो भी हमने सिखाया था, वो एक्सटिंक्ट हो सकता है, गायब हो सकता है, या जो भी उसका रिस्पॉन्स है वो जा सकता है। ठीक है। मतलब अगर बेल बजाई और खाना नहीं दिया यहाँ पे तो वो रिस्पॉन्स थोड़ी ना करेगा उस वे में, और वो जो उसका रिस्पॉन्स होगा पर्टिकुलर बेल के लिए सेलिवेट करने का, उसके मुंह में पानी आने का, वो गायब हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है। ठीक है। चलो देन है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब है कि एकदम से रिकवरी हो जाए, एकदम से याददाश्त आ जाए। अब देखो एक्सटिंक्ट हो गया था, लेकिन जब हमने उसको दोबारा से बेल के बाद फूड देना स्टार्ट कर दिया तो वो पहचान गया कि भाई ये तो वही पुरानी बात है कि मुझे बेल के बाद फूड दिया जाता था और फिर से मैं फिर से इसके लिए सेलिवेट करने लगूंगा, या पर्टिकुलर रिस्पॉन्स का आना फिर से स्टार्ट हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। जो गायब हो गई थी चीज़
वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी के फॉर्म में फिर से आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि सेम चीजें फिर से एक साथ मिलने लगी और रिस्पॉन्स भी फिर सेम होने लगा। क्लियर है? चलो देन आते हैं इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब होता है प्रोहिबिट करना, बंद करना। तो यहाँ पे ये है कि किसी तरह का नया स्टिमुलस, सपोज एक पर्टिकुलर घंटी बज रही है, लेकिन उसके साथ अगर और कोई घंटी बजती तो उसका जो पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स था वो इनहिबिट हो सकता था, बंद हो सकता था। इसलिए डॉग को साउंड प्रूफ रूम में रखा जाता था, ठीक है, कि उसे कोई और आवाज़ ना आए। सपोज करो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो और आपके घर में से कोई आवाज़ लगा रहा है, तो जो भी आपका कंसंट्रेशन है वो इनहिबिट हो सकता है। जो यहाँ से स्टिमुलस के लिए आप रिस्पॉन्स कर रहे हो अपने दिमाग में, वो हट सकता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है। तो इसलिए उसको साउंड प्रूफ रूम में रखा जाता था ताकि इसको केवल बेल की ही आवाज़ सुनाई दे और बाकी कोई आवाज़ बाहर से सुनाई ना दे। चलो देन आते हैं जनरलाइजेशन या सामान्यकरण, सभी को एक जैसा ट्रीट करना। तो इसमें क्या है, ये कहते थे पावलो की जो सिमिलर स्टिमुलाई हैं हम उसके प्रति सिमिलर सा रिस्पॉन्स देते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत एक्सपेरिमेंट की बात आती है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉटसन। वॉटसन ने अपने बच्चे पे एल्बर्ट पे ही काम किया था। एल्बर्ट यहाँ पे सीडोनेम है, नकली नेम है। इन्होंने क्या देखना चाहा? इन्होंने देखना चाहा कि जो पावलो की थ्योरी है वो इंसानों पे भी काम करती है या नहीं करती है, ठीक है। उसके लिए इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि जब उसको चूहे से डराया गया, रैबिट से डराया गया, तो वो बाकी सभी चीज़ों से भी डरने लगा जिनका टेक्सचर सेम होता है। मतलब वो फर से भी डरने लगा, रुई से भी डरने लगा, और जिसका भी टेक्सचर इस तरह का होता है वो सभी से डरने लगा। तो ये है जनरलाइजेशन का सिद्धांत, ठीक है, मतलब सामान्यकरण। ये फरी हैं मतलब रुई जैसे हैं, तो ये भी रुई जैसा है, ये भी रुई जैसा है। तो जो भी वॉटसन का बच्चा था ना, वो इनसे भी डरने लगा। अभी हम पढ़ते हैं वॉटसन के बारे में। तो यहाँ पे जॉन बी वॉटसन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सभी के जो बिहेवियर है ना, वो उनके एक्सपीरियंसेस के कारण है, ठीक है। मतलब जिस तरह का एक्सपीरियंस मिलता है उसी तरह के उनके बिहेवियर होते हैं, जो कि सही भी है। तो इन्होंने इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया और ये भी देखना चाहते थे कि ये जो पावलो की थ्योरी है वो रियल इंडिविजुअल पे या ह्यूमन पे काम करती है या नहीं करती है। तो इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट फोबियाज। फोबियाज का मतलब होता है डर। और यहाँ पे एल्बर्ट इनके बेटे का नाम रियल नेम नहीं है, सीडोनेम है, मतलब नकली नाम है। रिसर्च में रियल नाम नहीं लिखते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, ठीक है, मतलब दर्जन में बच्चे दे दो। मैं कुछ को डॉक्टर बना दूंगा, कुछ को लॉयर, आर्टिस्ट, मर्चेंट, चीफ बना दूंगा, और कुछ को मैं भिखारी भी बना दूंगा, और कुछ को मैं थीफ भी बना दूंगा। चाहे उनके अंदर कैसा भी टैलेंट हो, चाहे उनके अंदर कैसी भी टेंडेंसीज हो, चाहे उनके अंदर कैसी एबिलिटीज हो या कैसी हेरिडिटी हो, ठीक है। ये बातें इन्होंने क्यों कही? ये बातें इन्होंने इसलिए कही कि वो सभी को अलग अलग वे में कंडीशन करेंगे, उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, ऐसे एक्सपीरियंसेस देंगे कि कुछ बच्चे डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, और कुछ बच्चे भिखारी या थीफ बनेंगे। ये कहना था जॉन बी वॉटसन का, ठीक है। अब इनका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। देखो, किसी का अगर थ्योरी पेपर है तो ये वॉटसन वाला अलग से लिखना अगर वॉटसन में आए। तो यहाँ पे जनरलाइजेशन को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब वॉटसन का बच्चा 9 महीने का था तो उसको सभी चीज़ें दी गई, है ना। चूहा दिया गया, खरगोश दिया गया, इवन गोरिल्ला भी दिया गया अच्छे से देख रेख में, ठीक है। सभी तरह के मुखौटे दिए गए। तो बच्चा यहाँ पे अच्छे से खेल रहा है, इसको कोई भी डर नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद एक्सपेरिमेंट फिर से किया गया। अब वॉटसन ने चालाकी करी। वॉटसन ने बच्चे को दिया चूहा, और चूहा देने के साथ ही इसके हाथ में हथौड़ा था और एक मेटल का टुकड़ा था। उसने उससे आवाज़ करी और यहाँ से आवाज़ आई, ठीक है। और जब एक्सपेरिमेंट ये बार बार किया गया तो बच्चे को लगने लगा कि भाई जब भी मैं चूहा, खरगोश या ऐसी चीज़ लेता हूँ तभी ये आवाज़ आती है, और इसने इस आवाज़ को इसके साथ लिंक किया और ये रोने लगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट जब बार बार किया गया तो बच्चे ने चूहे के साथ इस चीज़ को लिंक कर दिया कि जब भी मैं चूहा लेता हूँ बहुत तेज़ आवाज़ आती है, चूहा, खरगोश, गोरिल्ला कुछ भी लेता हूँ तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो ये सभी उन चीज़ों से डरने लगा जो भी फरी होते हैं। मतलब डॉग से भी डरने लगा, रुई से भी या कॉटन से भी डरने लगा, जो पिलो थी उससे भी डरने लगा, इवन अपने पापा का जो हेड था उससे भी डरने लगा। तो ये है जनरलाइजेशन का सिद्धांत, ठीक है। सिमिलर सी दिखने वाले स्टिमुलस के लिए सिमिलर सा रिस्पॉन्स देना। आई होप अब जनरलाइजेशन आप भूलोगे नहीं।
चलो देन आते हैं डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन सिंपल सा है कि अलग अलग चीज़ों में आप भेद कर पाओ, तो वही चीज़ें हैं। टाइम के साथ कुत्ते ने ये भी सीख लिया कि कौन सी घंटी बजती है खाना आता है और कौन सी घंटी बजती है खाना नहीं आता है। तो उसने टाइम के साथ स्टिमुलस को डिस्क्रिमिनेट करना भी सीख लिया, डिस्टिंक्ट करना सीख लिया। चलो देन आते हैं रिपीटेशन। तो इन्होंने कहा कि कंडीशन रिस्पॉन्स के लिए बार बार रिपीटेशन बहुत ही ज़रूरी है, वरना एक्सटिंक्शन हो सकता है। ठीक है, रिपीटेशन का मतलब है रिवीजन। चलो पढ़ते हैं इसकी एजुकेशनल क्लासरूम इम्प्लीमेंटेशन। तो पहला है कि बच्चों में अच्छी हैबिट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रॉपर रिवॉर्ड, प्रॉपर री देके, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो वर्बल हो। ठीक है, मतलब अच्छे बिहेवियर्स को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि अच्छा एनवायरनमेंट स्कूल में प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बैड एनवायरनमेंट है, बुरा एनवायरनमेंट है, स्कूल में बुलिंग या बीटिंग होती है, तो बच्चा इन चीज़ों को स्कूल के साथ रिलेट कर सकता है और वो स्कूल नहीं जाएगा, जिस तरह से एल्बर्ट के एक्सपेरिमेंट में हुआ था, है ना। उसने चूहे के साथ या खरगोश के साथ उस मेटल की आवाज़ को लिंक कर दिया और वो उसने सभी चीज़ों से खेलना बंद कर दिया। तो ये रियल सिचुएशन में भी हो सकता है और यहाँ पे क्लासरूम में इस पे ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चलो देन इन्होंने कहा कि अगर आपको एग्ज़ाम में या इवन लर्निंग में बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो रिपीटेशन और रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए बच्चे पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देना सीख जाएं और ये चीज़ें बनी रहें लॉन्ग लाइफ तक। इन्होंने ये भी कहा कि जब हम विजुअल एड्स को यूज करते हैं तो वो भी क्या एक तरह से कंडीशनिंग ही कर रहे हैं। मतलब कोई इमेज सोच के कोई पर्टिकुलर टॉपिक याद आ जाए, कोई वीडियो सोच के कोई पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर सेंटेंस या पर्टिकुलर डेट या जो भी उसके फैक्ट हैं वो अच्छे से याद आ जाए। तो ये भी किसका प्रिंसिपल है, ये पाओलो के सिद्धांत पे ही बेस है कि विजुअल एड्स या टीचिंग एड्स हमें इसलिए हेल्प करती हैं क्योंकि हम उन चीज़ों को अच्छे से लिंक कर सकते हैं। चलो देन है एलिमिनेशन ऑफ फियर। तो साइकोलॉजिस्ट इस थ्योरी का यूज करते हैं कि जो भी बच्चों में डर है, बिहेवियर उसको चेंज किया जा सके। सपोज किसी बच्चे को पर्टिकुलर सिचुएशन से डर लगता है तो बच्चे को पर्टिकुलर सिचुएशन में धीरे धीरे इन्वॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो उस डर पे काबू पा सके। ठीक है, और काबू पाएगा तो उसको धीरे धीरे रिस्पॉन्स देना सीख जाएगा कि पर्टिकुलर डर की सिचुएशन है तो मुझे कैसा रिस्पॉन्स देना होगा, और टाइम के साथ हो सकता है कि वो पर्टिकुलर डर से डरना छोड़ दे। चलो देन है इसका क्रिटिसिज्म क्या है। तो क्रिटिसिज्म ये है कि जो भी हायर थॉट प्रोसेस चल रहे हैं ना, या जो भी लॉजिक्स हैं एक इंडिविजुअल के माइंड में या एनिमल में, उसको ये बताने में उतना सक्षम नहीं था। मतलब ये थी एक्सपेरिमेंट उतना सक्षम नहीं था। जो भी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सपोज कुत्ता कुछ चबा रहा है, कुछ निकल रहा है, तब पानी आ जाता है, तो उसको भी एक्सप्लेन करने में उतना ज़्यादा ये कारगर नहीं था। ये भी इसकी थोड़ी थ्योरी का ड्रॉबैक है, क्रिटिसिज्म है। चलो देन तीसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि ये थ्योरी ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करती कि इंडिविजुअल कितना रेडी है, किस तरह से रिपीटेशन उसमें काम करता है, मोटिवेशन या एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं और उसकी पर्टिकुलर फिजिकल कंडीशंस कैसी है। ठीक है, कई कहते हैं कि इस तरह की लर्निंग क्या है, टेम्परेरी है। मतलब जब तक स्टिमुलस मिल रहा है, जब तक रिस्पॉन्स कर रहे हैं, स्टिमुलस मिलना बंद हो गया तो हम रिस्पॉन्स करना भी भूल जाएंगे। ठीक है, मतलब एक्सटिंक्शन वाला सिद्धांत। लेकिन पाओलो ने इसके बारे में तो कहा ही था कि भाई स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो सकती, फिर से स्टिमुलस दो, इंडिविजुअल फिर से रिस्पॉन्स करेगा। इन्होंने कहा कि बच्चों पे और एनिमल्स पे ज़्यादा है, एडल्ट पे उतना ज़्यादा कारीगर नहीं है ये थ्योरी, ऐसा क्रिटिसिज्म करने वाले लोग कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि एडल्ट में दुनिया भर के थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं, उनका एनवायरनमेंट अलग हो जाता है, उनका कॉग्निटिव लेवल अलग हो जाता है, तो इसलिए ये जो इनकी थ्योरी है वो बच्चों पे और एनिमल्स पे कारीगर ज़्यादा है। तो ये थे इनके क्रिटिसिज्म। पाओलो थ्योरी बहुत अच्छे से हमने पढ़ ली। आपकी जो भी क्वेरी है, कमेंट है, आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।